एमसीडी की चेयर पर किसका मेयर होगा, ये अभी सवाल बना हुआ है, क्योंकि आज मतदान का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गजों की तरफ से वोट भी डाला जा रहा है और अपील भी की जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अपना वोट डालते हुए जनता से अपील की कि वोट जरूर करें और बेहतर प्रत्याशी को वोट करते हुए बेहतर प्रत्याशी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही बताए हैं और अपनी जीत का दावा किया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वोट जरूर डालें और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए मतदान करें, नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए मतदान करें और जो तमाम समस्याएं देखी जाती है एमसीडी में कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, तो इस मुद्दे को भी केजरीवाल सरकार की तरफ से जो है वो उठाया गया। उन्होंने कहा कि हम ऑन टाइम सैलरी यहाँ पर कर्मचारियों को देंगे, एमसीडी के स्कूलों को और बेहतर बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम बड़े बड़े वादे जो है राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए। हालांकि सभी के घोषणा पत्र लगभग मिलते जुलते ही हैं और जनता लेकिन किसके घोषणा पत्र पर, किसके वादों पर मोहर लगाएगी, ये देखना होगा। आज चुनाव हो रहा है 250 सीटों पर, जिसमें से 82 एससी के लिए रिजर्व किए गए हैं, 21 सीट एससी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वहीं महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं और कुल मिलाकर 104 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के लिए इन्हें आरक्षित किया गया है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक जो है जनवरी तक के जो वोटर्स हैं वो करीब 1,40,43,447 हैं और वहीं अगर बात की जाए तो नए वोटर्स जो हैं वो करीब 94,000 के पार हैं। तो ये वो वोटर हैं जो पहली बार आज वोट डालेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने मेयर को चुनने का काम करेंगे। अगर हम 2017 के चुनावों को देखें, क्योंकि उससे पहले 272 सीटें थी जिस पर चुनाव हुआ था, लेकिन अब तीनों एमसीडी का एकीकरण होने के बाद 250 वार्ड पर अब चुनाव आज हो रहा है, तो इसका कितना असर दिखाई देगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मतदान किया है। यमुना विहार मतदान केंद्र पहुंचे हैं कपिल मिश्रा, जहां पर उन्होंने मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की भी अपील उनकी तरफ से की गई है। तो यमुना विहार मतदान केंद्र पहुंचे हैं कपिल मिश्रा, जिन्होंने मतदान किया है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुना विहार मतदान केंद्र पर कपिल मिश्रा पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोट डाला, अपील भी की लोगों से कि वोट जरूर करें और उसके बाद उन्होंने वोट साइन भी दिखाया है। और वहीं हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सोमवीर शोरान पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सोमवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बिल्कुल, आज एमसीडी चुनाव है, 8 बजे से वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दे हमने देखे चुनाव प्रचार के दौरान, कई गंभीर आरोप भी लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। आपका आंकलन क्या कहता है, क्योंकि एक तो एकीकरण यहाँ पर हुआ है तीनों ही एमसीडी का, और उसके बाद जहां पहले 272 सीटें थी अब 250 हो गई हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। तो ऐसे में क्या कहता है आपका आंकलन तमाम चीजों को देखते हुए कि क्या हो सकता है एमसीडी चुनाव में? सबसे पहले तो आपको, आपके पैनलिस्ट को, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार जी। और मैं अपील करता हूं सभी वोटर से, जहां भी वोट है वो मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है। धन्यवाद। दूसरा, जहां तक एमसीडी का सवाल है, इलेक्शन का 272 सीटें थी, 250 होगी। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव का है, कोई आकलन किया होगा, कोई सर्वे की होगी, उससे 3 जो कांग्रेस टाइम में हुई थी, 3 एमसीडी को अलग अलग से किया था, उससे कुछ इनको लगा कि जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी साहब थे या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो थे प्रशासनिक अधिकारी, उनको लगा कि इससे अव्यवस्था हो रही है। कुछ एक जो है टैक्सीज कमाने वाले इलाके थे, जैसे पूर्वी दिल्ली है, कुछ गरीब था, कुछ ज्यादा पोस्ट था जैसे, तो वहां पे ज्यादा टैक्सेस आते थे, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था प्रॉपर, क्योंकि पैसे का कई बार देखा आपने, कूड़े के ढेर लगाते थे, इनके एम्प्लॉइज को वेतन नहीं मिलता था, तो और भी दूसरी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। तो सरकार ने पूरा आकलन करके और इन्होंने 203 की बजाय 1 किया, ताकि कॉमन हो सके, सभी का इकट्ठा टैक्स आ जाए और वो फिर डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। होता है ऐसा, स्टेटों में भी होता है।
जैसे यूपी है, यूपी जो दिल्ली के साथ लगता है, ये पश्चिम यूपी है, थोड़ा ज्यादा टैक्सेस देता है, उस तरफ कम है ये पूर्वी में, तो वो दोनों को मिला मिलो के हो जाता है एडजस्टमेंट, तो वो थोड़ा सा स्टेट का डेवलपमेंट चारों तरफ होता रहता है। तो यही विचार इनका यही था, यही आकलन था, तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब राजनीति के आरोपों का जहां तक सवाल है, आप पार्टी कहती है हम जीत जाते हार जाते, ये इनको डर लगा था बीजेपी को इस करके या किया गया को पोस्टपोन आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वो अपनी जगह उनके जहां तक राजनीतिक आरोप वो ठीक है, उनको लगाना है, लगाना ही चाहिए, लेकिन व्यवस्था मुझे लगता है थोड़ी सी एक मेयर होने से अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बाकी तो आगे लेकिन प्रैक्टिकल देखेंगे सोमवीर जी, पहले भी तो इस तरीके की ही व्यवस्था थी, उसके बाद फिर से 3 एमसीडी बनी और अब एक बार फिर से एकीकरण कर दिया गया है। तो क्या उस दौरान भी जो है वो सुधार देखने को मिले थे, जब पहले भी इसी तरीके की व्यवस्था थी? नहीं, मैं ये टाइम टू टाइम होता हर चीज। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए सरकार थी, और यहाँ पे शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महसूस किया कि इनको 3 अलग अलग कर दिया जाए, कुछ काउंसलर बढ़ जाएंगे, काम बट जाएगा, मेयर है जैसे कमिश्नर है या दूसरे ऑफिसर हैं 3 में बढ़ जाएंगे ऑफिसर, तो ये काम ठीक हो जाएगा कुछ। बट वो प्रैक्टिकल में आए तो अव्यवस्था फैलती नजर आई सरकार को, तो इन्होंने ये कर दिया, एकीकरण कर दिया। अब अपने अपने आर्गूमेंट है, हर आदमी अपनी अपनी जो भी संस्था है या कोई भी सरकार है जो भी प्लानिंग लाती है, कोई कानून बनाती है, कोई सरकार कोई व्यवस्था बदलती है, तो उसमें ये तो बट नेचुरल है कि वो अपनी जो व्यवस्था उसके फेवर में ही आर्गूमेंट करेंगे। तो अब ये जो दोबारा से एकीकरण का आया है, इसमें देखते हैं, वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक ही होना चाहिए। बाकी ये है प्रीति जी, सबसे बड़ी चीज होती है इसमें इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर 272 में होती, 3 एकीकरण होते तो उसमें भी हो जाता। अगर अब इच्छा शक्ति 250 में बनेगी, अच्छा करेंगे, थोड़ा सा भ्रष्टाचार को कम करेंगे, अपने जेब में भरने की बजाय जनता की सेवा करेंगे, ये कौंसलर जो नए बने, तो ये व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अगर वही धर्रा चला, अपने तो ना काम करना है, कुछ नहीं, अपने खाओ पियो बस, जनता कोई ध्यान नहीं, तो फिर तो ये 250 का जो मर्जी आए कर लो, व्यवस्था सुधरेगी नहीं। सारी ठीक चीज है, इच्छा उम्मीद शक्ति कर सकते हैं कि एकीकरण से जो है सुधार हो सकता है। अब देखना होगा कि, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, तो इच्छा शक्ति, विल पावर जरूर होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से एमसीडी में बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, तो क्या यहाँ पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर भी आप देख रहे हैं? देखिए प्रीति जी, एंटी इनकम्बेंसी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं हो सकता बात, क्योंकि ऊपर सरकार, देखिए यहाँ 2 सरकारें दिल्ली में, एक केंद्र की सरकार भी गवर्न करती है एनडीएमसी को, कंटोनमेंट बोर्ड को, या दूसरे बहुत से रोड सड़क स्वास्थ्य में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बहुत सपोर्ट है। इधर से स्टेट में केंद्रीय आम आदमी पार्टी की है, तो अब किसकी एंटी इनकम्बेंसी देखेंगे हम? कुछ एंटी इनकम्बेंसी केंद्र के खिलाफ हो सकती हैं तो बीजेपी को नुकसान करेगी, स्टेट के खिलाफ हो सकती हैं केजरीवाल सरकार के, तो वो इनको डैमेज करेगी। अब ये सवाल ये है कि ये जो केंद्र सरकार की जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्ट है, तो भ्रष्टाचार के आरोप है नहीं उनपे केंद्र में, और दूसरा ये है कि अगर हैं तो ये डायरेक्ट हमें इफेक्टेड नहीं करते, जनता को, दिल्ली की जनता को। तो स्टेट में भ्रष्टाचार का जो अभी ये 3, 4, 5 वाक्य हुए हैं, आरोप लगे हैं घपले के, जैसे टीचर्स का है, रूम्स का है, मेन एक्साइज पॉलिसी जो इन्होंने थी ले आए थे, फिर उसको वापस ले लिया, अपने आप प्रूव कर दिया कि वो गलत थी जब वापस ही ले लिया। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में जो डीटीसी की बसों में, उसमें घपला का आरोप है, जल बोर्ड में है। तो अभी पिछले 4-5 महीने में एक ऐसा माहौल बना है कि जो आम आदमी पार्टी है, ये दूसरी पार्टियों से भिन्न नहीं है, वही भ्रष्टाचार, वही भाई भतीजावाद, वही सब कुछ है, एज इट इज है। तो ये कह के आए थे कि भाई हम कोई नई व्यवस्था लाएंगे, भ्रष्टाचारी को एकदम थोड़ा शक होते हैं रिजाइन करवा देंगे। देखिए मोटी सी बात, हम तो विश्लेषण ही कर सकते, छोटी सी बात है कि एक मंत्री, जेल मंत्री है, जेल में 5 महीने से बैठा, उसका रिजाइन ही नहीं हो रहा। एक टाइम था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, उसके बाद ही बहुत सेट, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, रेलवे मिनिस्टर से उन्होंने रिजाइन कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
तो वो मोरल नैतिकता कहाँ बची है? तो नैतिकता अगर केजरीवाल जी दिखाते और जो आंदोलन से निकल लेकिन के आम आए आदमी थे पार्टी का तो ये तो आरोप रहा है ना सोमवीर जी कि ये सब तो आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, और ये सब तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को आम आदमी पार्टी से डर है, इसलिए उसके साथ बदले की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। प्रीति जी देखो, ये कह देना कि हम हमारे शटर है पॉलिटिकल, इनको कोई नहीं मानता। देखिए चलो मान लेते हैं इनकी बात को, अगर हम मान भी लें कि भाई ठीक है, इनको ईडी ने सीबीआई इनके अंडर में आती है, उन्होंने गलत पता, तो कोर्ट से क्यों नहीं बेल हो रही? वो सत्येंद्र जैन की बेल नहीं हो रही है, दूसरे जो घपले जिनकी इंक्वायरी चली है, इनकी एंटिसिपेटरी बेल क्यों नहीं करवाने जाते हैं? हम्म। क्यों कोर्ट में 482 सीआरपीसी प्रोविजन है कि अगर आपके पास कोई एलिगेशन का अंदेशा है, एप्रीहेंशन है आपको, हम्म। तो आप 482 में जाइए, स्टे लाइए, अरेस्ट के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि देखिए मैं बताऊं प्रीति जी, कोई बुरा माने भला माने, सच्चाई ये है कि कोई भी सरकार आए, बीजेपी, कांग्रेस, एमसीडी, कोई भी आम पार्टी, सपा बसपा जो भी आती है, इसमें अनियमितताएं होती हैं। अनियमितताएं होती है, भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि पार्टियां बगैर पैसे नहीं चलती। अगर कोई पार्टियां बुरा माने तो माने, ये सारी पार्टियां हैं, इनको छेड़ने की जरूरत होती है। इनको होता, आम आदमी पार्टी पहले भी कर रही थी, बट ये वीके सक्सेना साहब आए, इन्होंने सीबीआई की फाइल मंगाई, चीफ सेक्रेटरी को टाइट किया, तो ये चीजें सामने आ गई, पहले नहीं आती आई थी। तो भ्रष्टाचार तो इनके साथ बंधा हुआ है, पार्टी के साथ, जो सरकार में है वो करेगा, पक्का करेगा, लेकिन ये है कि उसको पकड़ने की अक्षमता होनी चाहिए। अब ये आज तो इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए दी, उखड़ उखड़ के, पहले एक्साइज का आया, फिर रूम्स का आया, जो स्कूलों में बनाया, जिसको शिक्षा पत्ती बोलते हैं, ये वर्ल्ड क्लास की। फिर उसके बाद डीटीसी में आया, मेंटेनेंस के 3 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए बताते हैं कीमत उसकी, वो है। इधर से फिर एक इसका जल बोर्ड का आया जी, पैसे तो ले लिए पब्लिक से, आगे जमा नहीं हुए खाते में, 20-22 करोड़ का है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आरोप, मैं नहीं कहता अभी आम आदमी पार्टी ने फ्रॉड किया है, ये घपले किए हैं, बट ये देख, जो इलेक्शन है परसेप्शन का होता है, परसेप्शन का खेल होता है, माहौल बना दिया जाए, वो सच्चाई कितनी हो एक अलग इशू। देखिए मैं बताऊं, आपको याद दिलाऊं, 998 में एक पनडुब्बी हमला हुआ था, जिसमें कफन वगैरह का था, तो वो रक्षा मंत्री के खिलाफ आ गया, जॉर्ज फर्नांडिस थे उसमें रक्षा मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी से। कांग्रेस ने एक परसेप्शन बना दिया कि ये खा गए, ये तो कफन में भी खाते हैं। वो कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस बीजेपी हार गई, उनका वो जो गुड फीलिंग थी वो धरी दिलाई रहेगी। तो इलेक्शन होता है परसेप्शन का। 4-6 महीने मिल गए बीजेपी को, लेकिन इनको अब का वोटर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा अवेयर है, जागरूक है, तो ये परसेप्शन का क्या क्या काम करते हुए दिख रहे हैं, या पिछले चुनावों को देखें? क्योंकि परसेप्शन बनाना, अब जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और देखा भी जाता है कि परसेप्शन बनाना एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों की आदत सी हो गई है, तो इसका भी जनता पर असर होता है जी। देखिए प्रीति जी, शुरू से चला रहा, आज की बात नहीं है ये। कुछ वो तो कोर वोटर होते हैं, कुछ समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता, वो तो इस बात को ये डिफेंड करेंगे कि जी बीजेपी की सरकार, हमें बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है जी सब कुछ सामने है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोर्ट आपको साथ नहीं दे रहा, कोर्ट आपके खिलाफ वर्डिक्ट दे रहा है, तो परसेप्शन बढ़ता है। और जो कोर वोटर है वो तो करता है, बट कुछ वोटर ऐसे होते हैं जिनको कन्विंस करना होता है। मोटे तौर से भारतीय राजनीति में 20-25% वोटर होते हैं, 15 से 25 के बीच में। उन वोटर को आप कन्विंस करना है, वो परसेप्शन पर चलते हैं। बाकी तो परमानेंट वोट है, सेट है। देखो बीजेपी के 42-43% वोट आते हैं, वो चाहे पार्लियामेंट में तो बढ़ भी गए थे, चलो स्पेशल था, मोदी जी के नाम पाते, बट इनका 42 से ना घटते ना बढ़ते, तो वो तो कहीं जाने नहीं। जो 20 का वोटर है, या तो कई बार कोई हवा ऐसी उड़ती है, कई बार बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी चीज यहाँ पर सोमवीर जी और पूछना चाहूंगी कि अब तक हम देखते हैं कि खींचतान रहती है दिल्ली सरकार में, एमसीडी में, केंद्र भी कहीं ना कहीं बीच बीच में यहाँ पर इंटरफेयर करती है। तो ऐसे में अगर सपोज कीजिए कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ जाती है और प्रदेश में तो सरकार है ही, तो क्या उससे यहाँ पर और डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे? देखिए ये भी एक परसेप्शन है, कोई वही बताया मैंने, इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति अगर बीजेपी की आ जाती है तो भी इच्छा शक्ति होगी तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जो बजट देखो, बजट मेयर ने बनाना है, कंप्लायंस को कमिश्नर ने करना है, खर्चा मेयर ने अप्रूव करना है, कंप्लायंस
तो कमिश्नर तो सरकारी अफसर है। देखिए एमसीडी में जो ये चुने हुए जाते हैं इनका बहुत ज्यादा वो नहीं होता, वो जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है ना, एग्जीक्यूटिव है, वो इसमें ज्यादा हावी रहती है। देखिए मेयर बजट बनाएगा, खर्च किसने करना? कमिश्नर ने करना। तो कमिश्नर अगर इच्छा शक्ति कमिश्नर में अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो सारी अगर वो इच्छा शक्ति का एडमिनिस्ट्रेटर सारा अच्छा है खेल तो वो इच्छा शक्ति का है। नालियां, इच्छा शक्ति सड़कें, होगी सब जो तो एमसीडी के चाहे कोई भी एमसीडी में सरकार आए, काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चुनाव को लेकर जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि किसकी सरकार आएगी और फिर कितना विकास होगा, हालांकि यहाँ पर सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने परसेप्शन जनता के सामने रखे हैं, लेकिन जनता यहाँ पर किस चीज़ को तवज्जो देती है? क्या राजनीतिक पार्टियों के दावों में, वादों में आती है, या फिर अपने दिमाग से सोचते हुए अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट डालती है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आज वोटिंग चल रही है, सुबह से मतदाता वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, और लगातार औरों से भी अपील जो है दिग्गजों की तरफ से की जा रही है। जो लोग वोट डाल रहे हैं वो भी अपील कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी अपील कर रही है। तो अभी धीरे धीरे आपको वोटिंग परसेंट भी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर किस मुद्दे पर एमसीडी में आज दिल्ली की जनता जो है वोट डाल रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर एमसीडी चुनाव को लेकर कवरेज लगातार जारी है।